हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 9। शक्ति ने वंश से मदद मांगी, लेकिन शक्ति जानता था कि ये उसके लिए मुश्किल होने वाला है। शक्ति की बात सुनकर वंश ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शक्ति ने वंश को सारी बातें बता दी और कहा, काशी ने बताया कि घर में मुन्ना के सबसे करीब तुम हो और हम चाहते हैं कि उसे मनाने में तुम हमारी मदद करो। शक्ति की बातें सुनकर वंश कुछ देर खामोश रहा और कहा, गलती तो आपसे हुई है और मुन्ना बहुत कठोर है, वह इतनी जल्दी आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं मुन्ना से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो आपको माफ कर दे। लेकिन ये सब के लिए आपका बनारस आना होगा। बनारस क्यों? शक्ति ने पूछा। फेस टू फेस माफी मांगोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। वैसे भी शादी के लिए आप बनारस आ ही रहे हैं, तब मुन्ना से बात करके उससे माफी मांग लेना, वंश ने कहा। शक्ति ने कहा, हालांकि वंश की बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वंश भी समझ गया कि शक्ति को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज उसे शक्ति को परेशान करने का मौका मिला था, इसलिए उसने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद फ्री में नहीं करने वाला हूँ, बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। काशी जितना बताती है ये उतना सीधा है नहीं। शक्ति मन ही मन बड़बड़ाया और वंश से कहा, हमें क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है, बस छुपाना है, वंश ने कहा। क्या छुपाना है? शक्ति ने पूछा। उस दिन इंदौर में आपने मुझे निशी के साथ देखा था, उसके बारे में आप घर में किसी को नहीं बताएंगे, काशी को भी नहीं, शक्ति ने वंश ने कहा। ओह, तो हमारा शक सही था, तुम्हारा और निशी का। शक्ति ने इतना ही कहा कि वंश ने उसकी बात बीच में काटकर कहा, मेरे और निशी के बीच में कुछ नहीं चल रहा। वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, शक्ति ने कहा। शक्ति की बात सुनकर वंश की आंखों के सामने निशी का चेहरा आ गया। उसे वो पल याद आने लगे जो उसने मुन्ना की सगाई में निशी के साथ बिताए थे। निशी के बारे में सोचकर वंश के होठों पर मुस्कान तैर गई। वंश को खामोश पाकर शक्ति ने धीरे से कहा, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? शक्ति की बात सुनकर वंश होश में आया और कहा, अब आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं। भूलिए मत, आपको मेरी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी नहीं। समझ गए। वैसे निशी के मामले में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, शक्ति ने वंश को छेड़ते हुए कहा। तो वंश खामोश हो गया। शक्ति हंसने लगा और कहा, अच्छा सॉरी, बताओ हमें तुम्हारे लिए क्या करना है? वक्त आने पर बताऊंगा, अभी के लिए बस आपको मुन्ना से कोई बात नहीं करनी है। जब आप बनारस आएंगे तब बात करेंगे, वंश ने कहा। तुम्हें पूरा यकीन है मुन्ना तुम्हारी बात सुनेगा? शक्ति ने कहा। मुन्ना सबकी बात टाल सकता है, मेरी नहीं। अब फोन रखो, मेरी कैब आ गई है, वंश ने कहा। रखो, शक्ति ने थोड़ा कठोरता से कहा। तो वंश को याद आया कि शक्ति काशी का होने वाला पति और उसका होने वाला जीजा है। उसने अपने टोन को नॉर्मल किया और कहा, मेरा मतलब फोन रखिए जीजाजी, मेरी कैब आ चुकी है, मुझे घर जाना है, ये ठीक है? बेटर, शक्ति ने उसी कठोरता से कहा और वंश ने फोन काट दिया। उसने सामने खड़ी कैब का दरवाजा खोला और उसमें अंदर आ बैठा। शक्ति ने फोन रखा और फिर एकदम से हंस पड़ा। शक्ति अकेला ही हंसता रहा और गिरते पड़ते सोफे पर आ बैठा और कहा, ओह, काशी तुम्हारे दोनों भाई सच में अजीब है। एक इतना गंभीर है कि उसे समझने में सालों लग जाएंगे और दूसरा गंभीर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हरकतें साथ नहीं देती। वैसे वंश और निशी के बीच कुछ तो है, वरना किसी लड़की के नाम पर वंश खामोश नहीं होता। कैब में बैठा वंश शक्ति के बारे में सोच रहा था। शक्ति ने मुझसे मदद क्यों मांगी? क्या मैं उसे सच में इतना समझदार लगता हूँ? हाँ, जो भी हो, लेकिन आज मजा आया। कैसे वो मेरे सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखा शक्ति, आखिर में ये खोटे सिक्के ही काम आते हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मुन्ना को मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी कोई बात नहीं टालेगा। लेकिन बनारस जाने के बाद उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। सच में मुरारी चाचा सही कहते हैं,
सगाई के बाद मुन्ना बदल गया है। वंश अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी बाहर बारिश होने लगी। मौसम की नजाकत को देखते हुए कैब ड्राइवर ने गाना चला दिया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी जमी, मैंने सोचा न था। गाना सुनते हुए वंश खिड़की के बाहर देखने लगा। वंश के जाने के बाद निशी अंदर चली आई। वह सीधा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बिखरे कपड़े उठाकर कबर्ड में रखने लगी। मुन्ना की सगाई में अपने लिए वंश की फीलिंग्स देखकर निशी को लगा कि वंश भी उसे पसंद करता है, लेकिन आज नवीन के सामने निशी की शादी की बात करके वंश ने उसे उलझन में डाल दिया। निशी बिस्तर पर आ बैठी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना फोन उठाया और पूर्वी का नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद पूर्वी ने फोन उठाया और कहा, हाँ निशी, इतनी रात में कैसे फोन किया? और मैं शाम में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आई क्यों नहीं? शूटिंग के बाहर वंश मिल गया था, उसके साथ सीधा घर आ गई थी। निशी ने मायूसी से कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज बुझी बुझी आ रही है। नवीन अंकल ने फिर से कुछ कहा क्या? पूर्वी ने पूछा। पूर्वी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, निशी ने धीमे स्वर में कहा। हाँ बताओ ना, पूर्वी ने प्यार से कहा। निशी ने मुन्ना की सगाई के वक्त वंश के साथ जो वक्त बिताया था वो सब पूर्वी को बता दिया। पूर्वी खामोशी से सब सुनते रही और कहा, आई थिंक वो तुम्हें पसंद करने लगा है। पसंद तो वो तुझे पहले से करता था, पर इस बार उसकी फीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। मुझे तो तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? निशी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मुझे भी यही लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। लगता था? उसने फिर से कुछ किया क्या? पूर्वी ने चिंतित स्वर में पूछा। निशी ने वंश को आज घर पर आने और नवीन के साथ बात करने वाली सारी बातें पूर्वी को बता दी। तो पूर्वी ने कहा, ओह ये लड़का सच में अजीब है निशी, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो फिर तुम्हारे डैड से तुम्हारी शादी की बात कैसे कर सकता है? क्या तुमने उसे बताया तुम उसे पसंद करती हो? उसकी फीलिंग्स जाने बिना मैं उसे कैसे कह सकती हूँ पूर्वी? जैसा वो है मुझे लगता नहीं वो कभी ये समझेगा। अगर मैंने उसे बताया भी और उसने ना बोल दिया तो मेरा दिल तो टूट जाएगा ना। निशी ने रुआंसा होकर कहा। तुम परेशान मत हो, वंश के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही बता सकता है। हो सकता है वो तुम्हारे डैड से तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रहा हो। तुम्हें इतनी जल्दी वंश को जज नहीं करना चाहिए, उसे और खुद को थोड़ा वक्त दो और तुम दोनों के बीच की नोकझोंक को एंजॉय करो, पूर्वी ने कहा। लेकिन अभी मैं उलझन में हूँ, नींद भी नहीं आ रही है, मन भी अजीब सा हो गया है, मैं अभी भी उस चिरकुट के बारे में ही सोच रही हूँ, निशी ने कहा। निशी की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराने लगी और कहा, एक काम करो, तुम म्यूजिक सुन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं कल तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक्स पूर्वी, निशी ने अपनेपन से कहा। ओ, तो अब तुम मुझे थैंक्स कहोगी? कल मिलो तो कॉफी पिला देना, समझी? पूर्वी ने निशी को प्यार भरी डांट लगाते हुए कहा। ठीक है, डन, निशी ने कहा और फोन काट दिया। पूर्वी से बात करने के बाद निशी का मन हल्का हो गया। वंश के ख्यालों से बचने के लिए उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और खिड़की के पास आकर दरवाजे खोल दिए और पर्दे साइड करने लगी। सहसा ही निशी के कानों में गाने के बोल पड़े और वह एक बार फिर वंश के बारे में सोचने लगी। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था। प्रताप का घर बनारस। सुबह सुबह प्रताप आंगन में बैठा दातुन कर रहा था, तभी उसे सामने से भूषण आता दिखाई दिया। भूषण प्रताप के पास आया और कहा, नमस्ते चाचा, सुबह सुबह घर आने को काहे कहा?
प्रताप ने दातुन पास खड़े नौकर को पकड़ाया और उसके हाथ से पानी का लोटा लेकर कुल्ला किया और साइड में थूक कर भूषण से कहा, काहे हम घर आने को कहेंगे तो का नहीं आओगे? युवा नेता भी बने नहीं और एटीट्यूड पहले से आ गवा तुम में। कहा चाचा, तुमको एटीट्यूड दिखाएंगे का? अरे जे तो हम ये पूछ रहे कि कहीं राजन भैया को लेकर कोनो बात तो ना हुई? भूषण ने शब्दों में चाशनी घोलते हुए कहा। प्रताप ने भूषण के कंधों पर अपनी बाह रखी और कहा, एक ही रात में रजनवा को लाइन पर ला दिए तुम तो। अगर तुम्हारे मुंह में कमला पसंद ना होती ना तो जे बात पर मुंह चूम लेते तुम्हारा भूषणवा, पर जाई दो। अरे चाचा, बस आपके लिए कुछ भी। अब आपको राजन भैया के लिए परेशान देखे तो हमसे रहा नहीं गया, लगा दी उनकी नैया पार। अब राजन भैया कबो राज दुलारी के चक्कर में ना पड़ी है। भूषण ने कहा, हमका परेशान नहीं देख पाए या कुर्सी का लालच रहा तुमको भूषणवा? प्रताप ने कहा, अब आपसे का छुपी है चाचा, इट्टो बार राजनीति में पांव रखने का मन हमरा भी है, आगे महादेव की मर्जी। भूषण ने खीसे निपोरते हुए कहा। भूषण की बात सुनकर प्रताप ने गंभीरता से कहा, संभलकर भूषणवा, राजनीति उदलदल है जिमा एक बार पांव धरे तो बाहर निकालना मुश्किल है। अब शेर से दोस्ती कर ली है तो सवारी से का डरना? हम संभाल लेंगे चाचा, आप फिक्र ना करो। भूषण ने विश्वास से भरकर कहा। प्रताप ने खटिया पर रखा अखबार उठाया और भूषण की तरफ बढ़ाकर कहा, तो फिर जेलो रखो अपना पहला कदम राजनीति में। भूषण ने अखबार लिया और देखा तो पाया कि अखबार के पहले पन्ने पर भूषण की तस्वीर छपी है। साथ में लिखा था, बनारस के उभरते सितारे भूषण यादव पहली बार युवा नेता के रूप में। अखबार में अपनी तस्वीर के साथ ये लिखा देखकर भूषण की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से भरकर प्रताप को देखा और कहा, चचा ये सब कब? राजन के सर से राजदुलारी का भूत उतारने के बदले में हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। हमारा काम यही तक था भूषणवा, अब आगे सब तुमको संभालना है। आज शाम पार्टी हाउस जाकर इलेक्शन का टिकट ले लो, ओके बाद तैयारी करो बनारस का युवा नेता बनने की। प्रताप ने कहा। भूषण ने अखबार को मोड़कर अपने कुर्ते में डाला और प्रताप के पैर छूकर कहा, बस चाचा आशीर्वाद दो, तुमका निराश नहीं करेंगे। खुश रहो, चलो अब जाओ, सुबह सुबह बहुत काम होते हैं हमें। प्रताप ने कहा तो भूषण खुशी खुशी वहां से जाने के लिए बढ़ गया। ए भूषणवा, प्रताप ने आवाज दी। हाँ चाचा, भूषण ने पलटकर कहा। जे गुटखा जरा ना कम खाया करो, प्रताप ने कहा और अंदर चले गए। भूषण मुस्कुराया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 9। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।